जय हिंद दोस्तों। आज जो हम आप लोगों के लिए लाए हैं एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए संडे स्पेशल मैच, यानी संडे स्पेशल स्पेशल क्लास, जिसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ए वन शॉट में रिवीजन होगा। पूरा थ्योरी चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होगा। यह हमेशा संडे को आपको हमेशा मिलेगा, एक बुक संडे में क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो वीडियो का अपलोडिंग टाइम है 3:30 बजे शाम में है। ठीक है, तो आप लोग 3:30 बजे शाम में वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले जानेंगे एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में। उसका सबसे पहले परिचय को जानेंगे, क्या परिचय है। देखिए, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग क्या होता है। एस्टिमेशन इंक्लूड्स कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी। जो कोई भी क्वांटिटी होता है उसके कैलकुलेशन को बताने के लिए हम एस्टिमेशन का यूज करते हैं। जो इन्वॉल्व होता है और क्या करता है, क्वालिटी को एक्सेप्ट करता है ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड। जिस तरह का मटेरियल हमारे पास रिक्वायर्ड होगा उसी के अनुसार यह क्वालिटी को एक्सेप्ट करने का काम करता है। बात कर सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन होता है। जैसे अगर आप मैकेनिकल है, सिविल है, उसमें भी एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ना पड़ता है, लेकिन यह जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग होगा यह इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, तो बोलता है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। यह जो एस्टिमेशन है इसका यूज कौन करता है, इसका यूज हम इलेक्ट्रीशियन लोग करता है कंस्ट्रक्शन के लिए, मैनेजर एंड इंजीनियर टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द प्रोसेस। देखिए, मान लीजिए हर चीज़ का एस्टिमेशन और कॉस्टिंग होना जरूरी है। यानी कभी भी कहीं पर भी अगर बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग में अगर हमें क्या करना है, वायरिंग करवाना है, तो उसका एक एस्टिमेशन बनेगा, एक बजट बनेगा। जैसे देश को चलाने के लिए बजट पेश हुआ। ठीक है, देश को चलाने के जिस तरह से बजट पेश होता है, हमारा साल भर का क्या बजट होगा, किस तरह का क्या क्या वर्क होगा, कौन कौन सा नियम आएगा, कौन कौन सा कानून आएगा, सारे चीज़ का एक बजट तैयार होता है। यानी शिक्षा में हम कितना पैसा देंगे, ठीक है, हम साइंस के क्षेत्र में कितना पैसा देंगे, हम जो है क्या एजुकेशन के क्षेत्र में कैसा देंगे, सारे चीज़ के बारे में जो बजट तैयार करना। मैंने आज हम 1 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, या 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो इस स्थान के लिए इतने 100 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, तो इस स्थान के लिए दे रहे हैं। ये सारे चीज़ का बजट जो है तैयार करता है बीट। जैसे अभी जो है वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन ने बजट को पेश किया, जो बजट जो है 2526 बजट है। ठीक है, तो उसी तरह से आप एज ए इंजीनियर या एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ठीक है, आप क्या करेंगे, बजट तैयार करेंगे। आप अगर कहीं पर भी जेई बन जाते हैं या एई बन जाते हैं तो आप बजट तैयार करेंगे कि हमारा खर्चा क्या क्या होगा और क्या कहाँ पे मेंटेनेंस होगा। इसी चलते के लिए हम एस्टिमेशन और कॉस्टिंग को पढ़ा करते हैं, जिससे हमें बजट के बारे में आपको पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा, कौन सा एक्ट लगता है, कौन सा एक्ट में आता है। जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल किस में होता है, यानी कोई भी बिजली चोरी करा उसका रूल क्या होता है, इस सारे रूल जो बताते हैं या एस्टिमेशन और कॉस्टिंग बताते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बात है, स्पेसिफिक लोकेशन में क्या प्रोसेस होगा, क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, क्या कॉस्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो वह चीज़ एस्टिमेशन और कॉस्टिंग बताते हैं। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। एक शेड्यूल पेश होता है। जैसे क्या होता है इलेक्ट्रिकल शेड्यूल, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शेड्यूल द लिस्ट ऑफ द प्लान ऑफ द बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट ईच रूम। जैसे जितने भी बिल्डिंग हो रहे हैं, ठीक है, सारे बिल्डिंग में रूम है। ठीक है, जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं सारे में रूम है, सारे रूम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ईच रूम, कितने नंबर ऑफ पॉइंट है उसके अनुसार। यानी एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, आप ठीक है, जो प्लानिंग बन रहा है, जैसे आप अगर कोई भी बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग में कितना वायर जाएगा, क्या होगा, किस तरह का सामान वर्क होगा, ये सारे चीज़ एक प्लानिंग बनाना, ये सारे चीज़ जो होता है ये इलेक्ट्रिकल शेड्यूल के अंदर आता है। बोलता है परमिटिंग ए लोड शेड्यूल हेल्प टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय द इंस्टॉलेशन। यानी जो भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे जो पावर का, वो
कितना लोड प्रिपेयरिंग होगा शेड्यूल में ये चीज़ बताता है। थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है, द लोड शेड्यूल इज यूजली कैटेगराइज बाय स्विच बोर्ड या ऑक्सीलेसली बाय सब फैसिलिटी या एरिया। बात करते हैं जो भी लोड होगा, जो भी लोड हम शेड्यूल करेंगे, वो सारे लोड जो शेड्यूल होगा वो एक स्विच बोर्ड, जैसे अगर आपको एक स्विच बोर्ड का निर्माण करना है, स्विच बोर्ड आपको कहीं पे लगाना है, या जो भी ऑर्डिनरी चीज़ है, जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑर्डिनरी चीज़ है, उस सारे चीज़ लगाने के लिए आप बजट तैयार करेंगे कि हम इस रूम है, ठीक है, पूरा जैसे एक अपार्टमेंट की बात हो रही है, जैसे अपार्टमेंट आप लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ठेकेदार को दे दिया जाता है या किसी को दे दिया जाएगा, वह क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, इंजीनियर को दे दिया जाएगा, अब वह पूरा डायग्राम बनाए, सिविल इंजीनियर भी वहाँ पर होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो डायग्राम बनाएगा, ठीक है, और बात बोलेगा कि इस बिल्डिंग में इतना अपार्टमेंट में इतना रूम होगा, इतना फ्लैट होगा, तो इस सारे चीज़ के बारे में यहाँ पर एस्टिमेशन बनाएगा, एक कॉस्टिंग बनाएगा। वह सिविल इंजीनियर होगा, वह रूम के बारे में देखेगा। उस एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप क्या कीजिएगा, आप निकालिए कि हर रूम में कितना बोर्ड लगेगा, कितना वायरिंग आएगा, कितना कोई चीज़ वर्क होगा, इस सारे चीज़ के बारे में जो शेड्यूल तैयार करना। जैसे आप, जैसे मान लीजिए, क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल क्या तैयार होता है, शेड्यूल कैसा होता है, शेड्यूल में देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, जैसे क्या होता है, वंश का शेड्यूल तैयार होता है, ठीक है, हम थोड़ा इकोनॉमिक्स घुस जाते हैं कि आपको बोरियत नहीं हो, हर चीज़ को समझना है, पॉइंट वाइज समझना है। तो वंशांगत एक शेड्यूल बनता है, उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके पिता के पिता, आपका दादाजी का नाम क्या था, और से एक वंश का एक शेड्यूल बनता है। तो एक शेड्यूल तैयार होता है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ाई करने के लिए आप शेड्यूल फिक्स कीजिएगा कि अभी हम टेक्निकल पढ़ेंगे, अभी नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, इस सारी चीज़ का आप शेड्यूल तैयार कीजिएगा। तो इस शेड्यूल इसी उसी उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में, विद्युत में भी शेड्यूल तैयार होता है कि किस तरह से यहाँ पर वर्क होगा, ठीक है। बात करते हैं कुछ वेरियस आईएस कोड आया फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ कोड आया जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे आईएस जो है 37332 732 से 1989 एक आईएस रूल आया जो क्या बोलता है कि इट इज़ द कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। जो इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन होता है उसके प्रैक्टिस को दिखाने का काम करता है। फिर आई एस 8061 1976 ये दिखाता है, इट गाइड ऑफ इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अगर हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात किया जाएगा, जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, जहाँ लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, व्हाट इज द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग वह बिल्डिंग जहाँ पर जो है लोग निवास करते हैं, जनता निवास करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो 80 61 यानी 1861 से 1976 यानी 1976 तक के जो भी गाइड बन रहे हैं उसके बीच में आएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। तीसरा जो होता है आईएस रूल 5728 से 1970, यह बताता है इट इज़ द कोड फॉर शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन। अगर शॉर्ट सर्किट क्या होगा उसके कैलकुलेशन करने के लिए हम इस जो है कोड का यूज करेंगे, ठीक है। बात करते हैं 7752 से 1975, यह क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है और पावर फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर एंड, जो कंज्यूमर के एंड पर क्या पावर फैक्टर हो रहा है, पीएफ क्या हो रहा है, इसके बारे में जो बताने का बात करता है मुझे आईएस रूल बताता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईएस रूल 371 से 1969 जो दिखाता है गाइड फॉर यूज ऑफ सेलिंग राइजर। जो सेलिंग राइजर में क्या गाइड का यूज रहा है, इस सारे के बारे में हम इस एक्ट के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं 3043 से 1967, यह बताता है दिस इज द कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की प्रैक्टिस करना यानी अर्थिंग को लगाना, इस कौन सा रूल में आएगा, आईएस रूल 3043 से 1967। ये आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये पूरा रूल याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस रूल से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, और जब भी भविष्य में आप कहीं पे वर्क कीजिएगा तो ये सब रूल आपको जानना जरूरी पड़ेगा। जैसे आप संविधान के आर्टिकल को पढ़ते हैं ना, जैसे संविधान के आर्टिकल को याद करते हैं, शेड्यूल को याद करते हैं, यानी
अनुच्छेद को याद करते हैं, जिस तरह से आप संविधान की जो भी अधिकार है सारे चीज़ को याद करें, उस एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कुछ शेड्यूल याद करना पड़ेगा, कुछ कोड याद करना होगा, इस कोड के अंदर ये चीज़ काम होगा। फिर बात करते हैं 2309 से 1989 जो बोलता है कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लाइटनिंग प्रोटेक्शन। लाइटनिंग प्रोटेक्शन की कोड को प्रैक्टिस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बात करते हैं 5216 से 1982, ये बताता है दिस कोड इज फॉर प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क के प्रैक्टिस के लिए इस कोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कोड होता है 1361 से 1968, जो क्या करता है, रिकमेंड करता है करंट रेटिंग ऑफ केबल। केबल में कितना करंट रेटिंग आ रहा है इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में जो IS रूल 3961 से 1968 बताता है। बात करते हैं IS रूल 3854 से 1988, ये बताता है स्विचेज ऑफ डोमेस्टिक पर्पस एंड सिमिलर पर्पस। अब यहाँ पर आता है स्विच कहाँ पर, डोमेस्टिक पर्पस। अब बताइए डोमेस्टिक पर्पस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक पर्पस? देखिए डोमेस्टिक पर्पस का मतलब यह होता है कि जो घरेलू उपकरण जो लगाते हैं वह कहाँ पे आएंगे, तो इस एक्ट के थ्रू आपको आएंगे। नेक्स्ट बात है इलेक्ट्रिकल डायग्राम। कुछ इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है। बोलता है कि दीज आर द ड्राइंग दैट यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड these circuit are represented by using line, symbol, number combination। इलेक्ट्रिकल डायग्राम बोलता है कि यह एक ऐसा डायग्राम जिसके मदद से हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनता है, डायग्राम में हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, बल्ब का सिंबल बनाते हैं हम लोग, फ्यूज का सिंबल बनाते हैं हम लोग, रजिस्टर का सिंबल बनाते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल बनाते हैं हम लोग, कैपेसिटर का सिंबल बनाते हैं, सारे का सिंबल बनाते हैं। इससे हमें रिप्रेजेंट होता है कि यहाँ पर कैपेसिटर होगा, यहाँ पर रजिस्टर होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्टेंस होगा, सारे चीज़ इसी सिंबल के लाइन से, इसी लाइन के मदद से हम पूरे डायग्राम को कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन को समझते हैं। दिस डायग्राम इज यूज्ड फॉर मेक अ न्यू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इस डायग्राम की मदद से हम नए जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, बात करें 4 टाइप के इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है। एक होता है स्कीमा, दूसरा वायरिंग, तीसरा ब्लॉक और चौथा पिक्टोरियल। 4 तरह के बेसिक जो है 4 टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल डायग्राम। इलेक्ट्रिकल डायग्राम बेसिकली 4 तरह के होते हैं। बात करते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम क्या होता है। सिस्टमेटिक डायग्राम बोलता है कि सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ्टन कॉल्ड द लेडर डायग्राम। देखिए एक चीज़ समझिए, सिस्टमेटिक डायग्राम को हम लेडर डायग्राम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। सिस्टमेटिक डायग्राम को हम कौन सा डायग्राम के नाम से जानते हैं, लेडर डायग्राम के नाम से जानते हैं। ओके, बोलता है इज इंस्टेंट टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यह क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सबसे सिंपल फॉर्म कौन है, सिस्टमेटिक डायग्राम। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्म है। दिस डायग्राम शो द सर्किट कंपोनेंट्स ऑन द हॉरिजेंटल लाइन विदाउट रिगार्ड्स ऑफ द फिजिकल लोकेशन। बिना कोई भी फिजिकल लोकेशन पर यह हॉरिजेंटल लाइन जो दिखाता है। इट इज़ यूज टू ट्रोब शूटिंग बिकॉज इसका यूज हम ट्रोबल शूटिंग में करते हैं, क्योंकि इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। इससे हम आसानी से ईजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ सर्किट, जो ऑपरेशन करना है सर्किट का, इसके मदद से हम समझ सकते हैं। द लोड्स आर लोकेट ऑन द फार राइट ऑफ द डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम में जो लोड है फार है राइट ऑफ द डायग्राम, एंड द कंट्रोल ऑफ ईच लोड आर लोकेट टू द लेफ्ट। और जितने भी चीज़ जो लोकेट करना है उसको लेफ्ट साइड में है, यानी ये लेफ्ट साइड में कंट्रोल करना, एक यहाँ पर राइट साइड में। टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, इसके मदद से हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को हम देख सकते हैं। द ड्राइंग टू रीड द अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड देन फ्रंट लेफ्ट टू राइट। जो अपर में है वह देन टू लेफ्ट भी है और आई है, बाएं दाएं दोनों है। फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम, किससे, टॉप ऑफ द बॉटम से। यहाँ से जैसे 120 वोल्ट का कनेक्शन है, यहाँ पे 24 वोल्ट का कनेक्शन है, यह दोनों जो है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, यह जो भी है एक दूसरे से कनेक्ट है, ये भी फ्रंट और बैक, इसी को फ्रंट और बैक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वायरिंग डायग्राम। जो वायरिंग के थ्रू आपको डायग्राम मिल जाता है उसको हम वायरिंग डायग्राम कहते हैं। जैसे द वायरिंग डायग्राम जो हम इस फिगर में देख रहे हैं, शो द रिलेटिव लेआउट ऑफ द सर्किट कंपोनेंट।
यह एक सर्किट के कंपोनेंट का रिलेटिव लेआउट होता है जो एप्रोप्रिएट सिंबल को एप्रोप्रिएट करता है एंड द वायर कनेक्शन, किसमें, वायर कनेक्शन में। अर्थोड ए वायर डायग्राम इज द इजिएस्ट टू यूज टू वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन, इसका यूज हम इजिएस्ट टू करते हैं वायरिंग और इंस्टॉलेशन के लिए। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट, यह बहुत समटाइम ये डिफिकल्ट भी होता है यानी कठिन भी होता है टू अंडरस्टैंड सर्किट ऑपरेशन, सर्किट के ऑपरेशन को समझने के लिए। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ट्रोबलिक शूटिंग, इसको हम ट्रोबलिक शूटिंग के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में बांटा गया, एक पुश बटन 1, एक पुश बटन 2। ठीक है, पुश बटन 1, पुश बटन 2 या डोर बेल है। जैसे आप जो मान लीजिए डोर बेल बजाते हैं, घर के बाहर एक डोर बेल रहता है, तो जो डोर बेल है उसको हम क्लिक करते हैं, तो पहला को क्लिक करते हैं तो कुछ आवाज़ निकलता है, और पुश बटन 2 दोनों से हम बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका फिर अपने जगह पे होता है, यह ट्रांसफार्मर में इसी तरह से होता है, कनेक्शन होता है। द ब्लॉक डायग्राम ऑल्सो कॉल्ड है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम को हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट है, सारे को नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। इज यूज टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द सर्किट ऑपरेशन, यह जो है सर्किट के ऑपरेशन को सीक्वेंस रूप में बताने का काम करता है। This diagram indicates by functional description showing which component must operate first in order and get a final outcome. These do not refer to a specific like device, symbol या relative wire कनेक्शन, इसमें इसको बताता है जिससे वायर से कौन सा वायर कनेक्ट है, सारे चीज़ के बारे में यह बताता है। ब्लॉक डायग्राम को हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम भी जानते हैं। बात करते हैं पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल डायग्राम क्या होता है? पिक्टोरियल डायग्राम जो है शो द सर्किट कंपोनेंट टू डिटेल द रियली लुक एंड इंस्टेंट हाउ द वायरिंग टू अटैच, किस तरह से वायरिंग अटैच इसको बताता है। एंड दिस डायग्राम कैन बी यूज टू लोकेट कंपोनेंट इन ए कम्प्लेक्स सिस्टम, ये बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। देख रहे हैं डायग्राम देख के ही आपको पता चल रहा है कि कितना कम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे देखिए यहाँ पर मोटर कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पर लाइट का कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है या रेजिस्टेट है, ठीक है, 15 एम्पियर का एक फ्यूज है, और यहाँ पे बेल है, डोर बेल है, डोर बेल यहाँ से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे बफर है जिसको हम स्विच ऑन और ऑफ करने में यूज करते हैं। तो यहाँ डोर बेल यहाँ से कनेक्ट हुआ, इस सारे जगह से कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या है, रिस्टोर है, मापेगा, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगा, फ्यूज होगा, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पर मोटर, इस तरह का जो कनेक्शन यहाँ पर होता है। तो थोड़ा डिफ़िकल्टी आपको भी देखने में ये पूरा डिफ़िकल्ट ही लग रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्विच बोर्ड। अगर आप स्विच बोर्ड लगाना चाहते हैं तो उसका कुछ स्टैंडर्ड साइज है, उसको समझिए। सबसे पहला जो साइज हम समझ सकते हैं कि पहला जो स्विच बोर्ड का साइज है 100 mm से 100 mm दोनों होना चाहिए, दोनों 100 mm होना चाहिए। फर्स्ट दो यानी दोनों बराबर बराबर होना चाहिए। दूसरा 180 से 100 mm हो सकता है, 180 mm से 205 mm हो सकता है, 205 mm से 150 mm हो सकता है, 255 mm से 205 mm हो सकता है, 305 से 230, 305 से 280, 355 से माने एक दूसरे के क्या है, बड़ा है। 305 से एक बार लेस कर दीजिए, ज़्यादा कम है लेकिन ज़्यादा सब हाई है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ वुडन जो स्विच बोर्ड है उसका 6.5 mm ऑफ द सरफेस माउंटिंग, सरफेस के माउंटिंग से इसको 6.5 mm का और थिकनेस होना चाहिए सरफेस के बाहर, ठीक है। और एज द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल IER बोलता है स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 240 वोल्ट होता है 50 हर्ट्ज से सिंगल फेज में, जो 415 और 50 होगा 3 फेज में। देखिए याद समझिए, अगर हम बात किया रहे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंगल फेज में, तो सिंगल फेज में याद रखिएगा, सिंगल फेज की जब बात होगी तो सिंगल फेज में जो होगा वह क्या होगा, 240 वोल्ट से 50 हर्ट्ज, 240 वोल्ट से 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है। और जब थ्री फेज में बात होगी तो वह जो होगा 415 वोल्ट से 415 वोल्ट से कितना होगा, 50 हर्ट्ज होगा। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एज अ पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 5% ऑफ डायमेंशन टू नॉट मोर देन द डेविसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1%। ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 5% का जो वोल्टेज डेविएशन होता है वह अलाउ कर सकता है, लेकिन कौन अलाउ नहीं कर सकता, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1% के डेविएशन में है उसको अलाउ नहीं कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टर।
कंडक्टर कितने तरह का होता है? कंडक्टर 4 तरह का होता है, जिससे हम जो जो टाइप आपको दिखा रहे हैं वो सारी चीज़ देख लीजिएगा। सबसे पहला जो था कॉपर कंडक्टर। व्हाट इज द कॉपर कंडक्टर? इट इज़ द मेनली यूज फॉर वाइंडिंग ऑफ मशीन एंड हाउस वायरिंग। कॉपर कंडक्टर का हम ज़्यादातर यूज वाइंडिंग मशीन यानी डीसी मशीन हो, ठीक है, या डी जो भी मशीन हो उस सारे को वाइंडिंग करने के लिए हम कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं, कॉपर के वायर का यूज करते हैं, एंड हाउस के वायरिंग में भी हम कॉपर का यूज करते हैं। ACSR कंडक्टर क्या होता है? क्वेश्चन आया हुआ भी है, ACSR कंडक्टर क्या होता है? तो ACSR कंडक्टर इज द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट। यह बहुत ही हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होता है, लेकिन बहुत ही यह हल्का होता है, इसलिए इट इज़ यूज फॉर स्मॉल सेग। इस चलते में इसका यूज हम स्मॉल सेग में करते हैं। सेग क्या होता है? व्हाट इज सेग? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे। सेग का मतलब होता है दो पोल है, ठीक है, दोनों पोल के बीच में जो ऐसा झुका हुआ मिलता है, इसी को हम सेग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेग कहते हैं। और जब दोनों पोल ऐसे टाइट हो गए वायर, तो इसको हम टेंसाइल कहते हैं, टेंसाइल कहते हैं। यानी झुका हुआ वायर को सेक कहते हैं, टाइट वायर को हम क्या करते हैं? टेंसाइल कहते हैं। सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पावर सिस्टम हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यह ट्रांसमिशन या एवरी आउटसाइड होम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लाइन में इसका हम यूज करते हैं। ग्लेवनाइज स्टील क्या होता है? इट इज यूज फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अर्थिंग पर्पस। इसका यूज हम रूरल यानी शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी को अर्थिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। शहरी है कि अर्बन और रूरल दो चीज होता है। अर्बन यानी शहर, रूरल यानी गांव। तो गांव में इसको इलेक्ट्रिफिकेशन में ग्लेवनाइज स्टील का यूज करते हैं। केडियम कॉपर क्या होता है? ठीक है, इट इज यूज फॉर ऑल ओवर इंडिया। इसका यूज हम हर पूरे देश में, हमारे पूरे भारत देश में इसका यूज होती है ना। फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, किस में? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब समझ जाइए कि जैसे हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी को देखिए, जो छुक छुक करके आती है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में ट्रैक होता है, ठीक है, रेल की पटरी, उसी रेल के पटरी को हम क्या कहते हैं? रेल क्या होता है? रेलगाड़ी हम लोग बोलते हैं। रेल क्या होता है? जिस पर ट्रेन चलती है, जिस पर ट्रेन चलती है उसको हम रेल कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्शन, तो उस ट्रैक्शन उसे हम बोलते हैं, ट्रैक्शन पे जो चल रही है, ठीक है, उस पे ऊपर से वायर गया होगा, तो उसमें हम केडियम कॉपर का यूज करते हैं। एंड यूज फॉर कॉपर टू प्रोवाइड गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों क्यों हम इसका यूज करते हैं? क्योंकि इसका मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है, इसका जो क्या है, यांत्रिक जो स्टेज है, मैंने खिंचाव है, वह ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया है। इस चलते हम कैडमियम कॉपर का यूज हम ट्रैक्शन में करते हैं, यानी रेलवे में करते हैं। ट्रैक्शन जहाँ पे वर्क हो वहाँ पे। उसके बाद था स्टैंडर्ड कंडक्टर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडक्टर? स्टैंडर्ड कंडक्टर दीज आर मेड फॉर मल्टीपल स्मॉल स्टैंड। इसका यूज हम मल्टीपल स्मॉल स्टैंड में करते हैं। मल्टीपल स्मॉल स्टैंड में छोटे छोटे जगह पर करते हैं। विच ग्रुप टुगेदर टू मेक सिंगल कंडक्टर। इस ग्रुप से मिलकर के एक सिंगल कंडक्टर का भी निर्माण होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। इट इज़ द मोर फ्लेक्सिबल, या बहुत ही फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल यानी लचीला, ये बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है। एंड देन ए सॉलिड कंडक्टर, एक सॉलिड कंडक्टर से ज़्यादा लचीला ये होता है, बट लेस ड्यूरेबिलिटी, लेकिन इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। होलो कंडक्टर क्या होता है? दीज आर यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन। इसका यूज हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? जैसे कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, डेट मीन्स द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो चीज़ पढ़ना है, तो पावर सिस्टम आपको पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये जो सब स्टेशन से हर घर में, हर किसके पास जा रहा है? सर्विसमैन। सर्विसमैन कौन होता है? सर्विसमैन वो आदमी होता है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने का काम करता है, वो पावर सिस्टम में सर्विसमैन कहलाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और वहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, कहाँ पे? सब स्टेशन के, तो वह ट्रांसमिशन लाइन करती है। एंड टू रिड्यूस द कॉपर एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, इसका काम होता है कॉपर और इम्प्रूव स्टेबिलिटी, ट्रांसमिट करना यानी वोल्टेज को पहुंचाने का काम करना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, ठीक है। बात करते कुछ नोट पॉइंट को। नोट पॉइंट में बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर आर रिप्रेजेंट। स्टैंडर्ड जो कंडक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया कंडक्टर कौन होगा? 31.069, 41.079 और 81.099 एक स्टैंडर्ड कंडक्टर है रिप्रेजेंट करने का।
बात किया जाए अंडरग्राउंड केबल में ऑलवेज असाइन टेम्परेचर रेटिंग, जो अंडरग्राउंड केबल होता है यानी जो अंदर पृथ्वी के अंदर में जो भूगर्भ में जो भी टेम्परेचर में जो रेटिंग होती है उसका जो हम बात करेंगे IS3961 के तहत यह बात होती है। वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन सप्लाई पॉइंट इन एनी बिल्डिंग, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सप्लाई पॉइंट का किसी भी बिल्डिंग पर या एनी अदर आउटलेट में, शुड नॉट बी मोर देन 2.5% ऑफ द नॉमिनल वोल्टेज, या 2.5% ऑफ नॉमिनल वोल्टेज पर नहीं होता है। बात करते हैं इंडिया इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। जो भारतीय इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का जो नियम है 1956 वह क्या कहलाता है, तो रूल उसमें लाया गया रूल नंबर 31, रूल नंबर 32, रूल नंबर 33, रूल नंबर 34। आप लोग के लिए जैसे रूल बनता है, आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज गोइंग होंगे या बहुत लोग कॉलेज पे निकल गए, आप लोग के लिए रूल बनता है कि आपको इस टाइम में आ जाना है कॉलेज। स्कूल, इस ज़्यादातर स्कूल में ज़्यादा रूल चलता है ना, कि आपको 7 बजे या कॉलेज स्कूल पहुंच जाना है तो स्कूल पहुंच जाना है। 1 बजे आपको छुट्टी होगा, क्लास में कुछ खाते हुए देख लेता है तो उसमें डांट पड़ती है, नए होमवर्क बनाते हैं पिटाई होती है, तो सारे चीज़ होते हैं। तो उस आपका क्या है, स्कूल का रूल है, आपका घर का भी रूल होगा कि आपको पढ़ाई करना है, इस टाइम पे घूमने जाना है, इस टाइम पे ठीक करना है। तो जो भी काम करने के लिए रूल बनाई जाती है, तो उसी तरह से इंडियन में इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया में हमारे भारत देश में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं कि इस रूल का आप उल्लंघन कीजिएगा तो आपको पनिश्ड किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा, कानूनी तौर पे आपको पनिश्ड किया जाएगा। तो रूल नंबर 31 बोलता है, स्टेट दैट सप्लायर शुड प्रोवाइड एन आयरन क्लेड कट आउट फॉर ऑल अनअर्थेड कंडक्टर। जो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, वह क्या करता है, सप्लायर है, दैट द सप्लायर। हम जो राज्य की बात करेंगे वो कि वह सप्लायर को प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है, आयरन क्लेड को, आयरन की माने जो लोहे की क्लेड को, धातु को, और कट आउट करता है, उसको काटता है, ऑल द अनअर्थेड कंडक्टर, जहाँ पर अनअर्थेड कंडक्टर है वहाँ पर। दूसरा रूल बोलता है, रूल नंबर 32 के तहत हम क्या करते हैं, स्टेट दैट द सप्लायर शुड बी प्रोवाइड द commitment point and supply conductor which can be identification the neutral to enable connection, न्यूट्रल कनेक्शन को इनेबल करना विथ किसके साथ, कंज्यूमर अर्थ सिस्टम, जो भी कंज्यूमर अर्थ सिस्टम में है। कंज्यूमर का मतलब समझ गए, कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि जो कंज्यूम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को ले रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है नो सेपरेट स्विच, इसका कोई भी सेपरेट स्विच नहीं होता है। लिंक टू फ्यूज शुड बी न्यूट्रल, इसका लिंक फ्यूज भी होता है जो न्यूट्रल होता है, एक्सेप्ट व्हेन द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ मल्टी पीपल, जब मल्टी पीपल के पार्ट में होगा तो द कैपिपल कटिंग ऑफ द इंटायर सप्लाई, तो इससे हम कटिंग कर सकते हैं इंटायर सप्लाई को। रूल नंबर 33 क्या बोलता है कि स्टेट that the consumer using medium high या extra high voltage should be provided on earthing system। जो भी कंज्यूमर अगर मीडियम वोल्टेज कर रहे हैं, हाई वोल्टेज कर रहे हैं या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, तो ऑन अर्थिंग सिस्टम के मदद से विथ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड मेंटेन द केयरफुली रूप से मेंटेन कर सकें। रूल नंबर 34 स्टेट दैट द बेयर कंडक्टर यूज टू बिल्डिंग शुड बी इनहेंसिबल। जो बिल्डिंग में जो हम यूज करते हैं कंडक्टर में, बेयर कंडक्टर इन द बिल्डिंग में, वह क्या होता है, वह इनएक्सेसिबल होता है, जैसे कि दैट इज, जैसे कि इट शुड नॉट बी विथ इन द रीच विदाउट यूज ऑफ लेडर, बिना किसी भी लेडर के हम इसे रीच नहीं कर सकते हैं, या एनी अदर इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिक इफोर्ट, ना कोई अनदर जो है इक्विपमेंट या स्पेसिफिक रिपोर्ट के। रूल नंबर 35 भी बोल रहा है, रूल नंबर 35 क्या बात कर रही है कि काउजन नोटिस इन हिंदी, अब कुछ नोटिस भी जारी कर सकता है, क्या कर जारी कर सकता है, नोटिस भी जारी कर सकता है। अब नोटिस में क्या कर सकता है कि द हिंदी द लोकल लैंग्वेज शुड बी अफेक्ट टू द मोटर, यह जो है हमारे मोटर को अफेक्ट कर रहा है, जनरेटर को कर रहा है, ट्रांसफार्मर कर रहा है, ये सारे चीज इफ सेवरल अपार्टमेंट आर वन इंसुलेशन एंड वन नोटिस विल डू। यह लिया है क्या, एक चीज, एक का लिया है मोटर चालू करने के लिए, सारे चीज को चालू कर रहा है, तो इसके लिए नोटिस भेज सकता है। रूल नंबर 36 बिफोर वर्क ऑन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जो बात कर रहे हैं वर्क कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर पर या एपर्ट्स जो भी इक्विपमेंट होते हैं उस पर, टू अंडरटेकिंग, ठीक है,
इट शुड बी डिस्चार्ज ऑफ अर्थिंग या अदर सुटेबल मीन्स, या अर्थिंग को डिस्चार्ज करता है अदर सुटेबल मीन्स में प्रिसाई प्रिकॉशन शुड बी टेकन द प्रेजेंट इन द सेम फ्रॉम बिगिनिंग चार्ज एक्सीडेंटली या मिस्टेक। ठीक है। रूल नंबर 38 बोलता है कि फ्लेक्सिबल केबल यूज टू मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रिक डायल, स्प्रेन, वेल्डिंग सेट, अदर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेशन एपरेटस, इस सारे जगह पे फ्लेक्सिबल केबल का यूज करते हैं। याद रखना, टाइट केबल होगा खराब हो जाएगा, तो वहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। तो हैवेली इंसुलेट द इक्विपमेंट्स प्रोटेक्ट द मैकेनिकल इंजरी, जो हमारे यांत्रिक जो इंजरी हो, जो समस्या हो रही है उसको बताने का काम करेगा। एंड मेटली कॉपरेशन करता है। शुड कनेक्ट द फ्रेम आल्सो अर्थेड, जो कनेक्ट होगा फ्रेम वह हमेशा अर्थेड में होगा। रूल नंबर 42 खोलता है कि एवरी सर्किट एपरेटस शुड बी अरेंज दैट देयर इज नो डेंजर ऑफ द गेटिंग ऑफ चार्ज विद इन द वोल्टेज हायर देन द विद देयर इंस्टेंट होता है। बात करते हैं क्लासेस ऑफ इंसुलेशन, किससे कैसे क्लास होते हैं कि इंसुलेशन के लिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास सी, क्लास एफ, क्लास एच, इस सारे जो है इंसुलेशन के क्लास है। जिसमें मैक्सिमम अलाउड टेम्परेचर क्लास ए में 105 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लास बी में 130 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लास सी में स्मॉलर देन 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्लास ई में अगर यूज करें इंस्टॉलेशन तो 120 डिग्री सेल्सियस, क्लास एफ में 155 डिग्री सेल्सियस, क्लास एच में 180 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा टेम्परेचर अलाउ नहीं करता है इंस्टॉलेशन में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या वेरियस मटेरियल में जो यूज करते हैं, इनप्रेस्ड पेपर में 3.5 फैरेड पर मीटर, वैक्यूम में 1 फैरेड पर मीटर, ग्लास में 5 to 10 एफ पर मीटर, माइका में 3.3 से 6 एफ पर मीटर, रबर नेपटॉन में 6.70 एफ पर मीटर, नैलोन में 3.4 एफ पर मीटर, पोर्सलिन में 6 एफ पर मीटर, पॉलिसिन में पीवीसी, पीवीसी में कौन सा चीज़ होगा 3.18 एफ पर मीटर। ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट एंड वेरियस मटेरियल, ये सारे जो वाटर में कितना है, टेलीफोन में टेफ्लॉन में कितना, इसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज डिवाइस यूज टू प्रिवेंट द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है हमें हार्मफुल से बताता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे तार लिए फ्यूज में आप लोग लगा देते हैं, बोलते हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अब तो जो करना है सो कर लो, अब तो यहाँ फ्यूज होएगा है नहीं। लेकिन आपका फ्यूज नहीं होगा घर, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफार्मर पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज हाई आ रहा है, फ्यूज आपका कट नहीं हो रहा है, ट्रांसफार्मर पे दबाव आएगा, ट्रांसफार्मर क्या होगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपके घर में लाइन भी बंद हो जाएगी, सारा चीज़ बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे कीजिएगा कि आप एक बार फ्यूज जैसे लगा, फ्यूज आपको प्रोटेक्शन देता है, हाई वोल्टेज हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन होगा। लेकिन आप फ्यूज को क्या कीजिएगा, मोटा वायर लाइएगा, कॉपर का वायर लाइएगा, उसको लगा दीजिएगा। अब लगा दीजिएगा तो आपके तो घर में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ ट्रांसफार्मर तो बेचारा तबाह है। अब जब ट्रांसफार्मर वहाँ तबाह है तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर वहाँ तबाह हुआ, अब क्या होगा, ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ेगा। जैसे ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर बोलेगा हमसे अब सहा नहीं जाता, हम तो वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं। तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर उस केस में ख़राब हो जाएगा। जब ख़राब हो जाएगा तो उसको बनने में टाइम लगेगा। अब बनने के लिए आप क्या कीजिएगा, बनने के लिए आप क्या कीजिएगा, फिर फ़ोन कीजिएगा कि हमको ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ऐसा गलती आपको करना ही नहीं है ना। तो बोलता है ही इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट से। इट इज़ करंट इम्प्रूटिंग डिवाइस, ये करंट इम्प्रूटिंग डिवाइस होता है डैट यूजली कॉन्सिस्ट ऑफ कॉपर वायर, जो कॉपर वायर का बना होता है, पतले से कॉपर अंदर वायर दिखाई देता है उसका बना होता है। वेन एवर ए करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस ड्यू टू एक्सेसिव वोल्टेज या ओवरलोड, द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ब्रेक। जब जैसे ओवरलोड होगा फ्यूज जो होगा ब्रेक हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक, द चांस टू शॉर्ट सर्किट रिड्यूस, तो इससे शॉर्ट सर्किट का चांस खत्म हो जाएगा। ऐसे आप मोटा मोटा कॉपर का लाइएगा, लगा दीजिएगा, फ्यूज खराब हो गया तो आपके घर में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बात करते हैं कौन सा मटेरियल का यूज हम फ्यूज में कर सकते हैं। सबसे पहले टीन का यूज कर सकते हैं, लीड का यूज कर सकते हैं, जिंक का यूज कर सकते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं, कॉपर का, एंटीमोनी का हम यूज करते हैं। दूसरा में लीड प्लस टीन दोनों को मिला करके हम यूज करते हैं, जो एक पॉपुलर फ्यूज है लीड प्लस टीन। एक ऐसा एलवाई है, एलवाई बाटी
यह एक ऐसी उपधातु है जो क्या करता है, बहुत ही पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि लीड और टीन का मिश्रण है। कॉपर वायर जो बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज मटेरियल, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कॉपर का 2000 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर का 1800 डिग्री सेल्सियस, जिंक का 800 डिग्री सेल्सियस, लीड का 624 डिग्री सेल्सियस, टीन का 460 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाट इज द फ्यूज लॉ? फ्यूज लॉ क्या होता है? फ्यूज लॉ क्या करता है? डिटरमाइन करता है करंट को, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज विथ इन द लॉ। लॉ के अनुसार करंट को प्रोवाइड करना फ्यूज, एंड लास्ट स्टेट क्या करता है कि व्हेन फ्यूज कैरिंग नॉर्मल करंट, जब फ्यूज नॉर्मल करंट को कैरी करता है बिना किसी भी इंक्रीजिंग के द टेम्परेचर टू मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स हीट जनरेट जो होगा वहाँ पर वह फ्यूज वायर का इक्वल होता है टू हीट डिस्पेच फ्रॉम, जो हीट उष्मा को डिस्पेच कर, जैसो इसको हम लिख सकते हैं आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के पावर 1.5 होगा। इंटरनल वायरिंग एस्टिमेशन में डिटरमिनेशन ऑफ लोड जिस बोलता है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन लोड ऑब्जर्व रेटिंग ऑन नेम प्लेट एंड लोड 5 से 10 वाट का लोड एक्स्ट्रा होता है। जैसे फ्लोरेसेंट लैम्प, इसको हम ट्यूब लैम्प के नाम जानते हैं, ठीक है, 40 वाट का होता है। एलईडी जो होता है 20 वाट का होता है। आयरन जो इलेक्ट्रिक की बात करें तो आयरन जो होता है वह 1000 से 1500 वाट होता है। सीलिंग फैन की बात करें 60 से 80 के वाट में सीलिंग फैन की जो है वाटेज होती है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ सब सर्किट, सब सर्किट को किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ सब सर्किट आर डिडक्टेड एज पर द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ द वायर। कितना नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ वायर है, कितना वायर का पॉइंट गया है, उस पर हम नंबर ऑफ सब सर्किट को डिटरमाइन कर सकते हैं। बात करते हैं मैक्सिमम लोड जो हैंडल करता है पावर सर्किट, वह 3000 वाट करता है 2 पॉइंट पर, ठीक है। एंड इन सब सर्किट, अगर सब सर्किट की बात किया जाए तो मैक्सिमम 10 पॉइंट होता है इज टू कनेक्टेड टू 800 वाट लोड। 800 वाट लोड पे कनेक्ट होता है इसका 10 पॉइंट। व्हाट इज द वायरिंग सिस्टम? वायरिंग सिस्टम इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट कनेक्शन कनेक्टर टू कनेक्ट वायर एंड डिवाइस। वायरिंग सिस्टम एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए कनेक्टर टू कनेक्टर, कनेक्ट वायर ऑफ ए डिवाइस या सर्किट। कन्वर्टिंग कनेक्शन टू कनेक्शन द मेक टू पॉसिबल टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट डिवाइस विथ जस्ट योर हैंड एंड सिंपल टूल के मदद से हम इसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं वायरिंग प्रोसेस या कनेक्टिंग वेरियस क्या होता है। तो मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो वायरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वेरियस एक्सिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सप्लायर मीटर बोर्ड टू होम एप्लियंस सच एज लैम्प, जैसे में लैम्प, फैन, अदर डोमेस्टिक एप्लीकेंस, इसको हम इलेक्ट्रिक वायरिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इलेक्ट्रिक्स को वायर करने में हम काम करते हैं, तार को वायरिंग करने में यूज करते हैं, जो दो मेथड पे यहाँ पर वर्क करता है। जैसे दो चीज़ है, ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम जिसको हम टी सिस्टम कहते हैं, और दूसरा लूप इन सिस्टम। दो तरह के सिस्टम यहाँ पर होते हैं। ज्वाइंट बॉक्स या टी या ज्वाइंटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपको जो दिखा रहा है ज्वाइंट बॉक्स, या इसको टी या ज्वाइंटिंग सिस्टम कहते हैं, जो बोलता है इट इज द मेथड ऑफ वायरिंग कनेक्टिंग टू अप्लियंस एंड मेड थ्रू द ज्वाइंट, ज्वाइंट से जो कनेक्ट होता है, एंड दिस ज्वाइंट इज मेड ऑफ ज्वाइंट बॉक्स बाय मीन्स ऑफ सुटेबल कनेक्टर या ज्वाइंट। एक दूसरे देखिए ज्वाइंट्स में कनेक्ट है, इससे इससे कनेक्ट है, इससे इससे कनेक्ट है, इस तरह का जब कनेक्शन जो होता है इसको हम ज्वाइंट बॉक्स कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। लूप इन सिस्टम यानी एक लूप है, ठीक है। लूप इन सिस्टम क्या होता है? मेथड टू वायरिंग इनवर्सली यूज टू वायरिंग, या वायरिंग में यूज होता है लैम्प एंड अदर एप्लियंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, या जितने भी एप्लियंस एक दूसरे में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, एंड ईच ऑफ द एप्लियंस आर कंट्रोल इनवर्सली व्हेन द कनेक्टर इज रिक्वायर्ड द लाइट स्विच, जिससे हम लाइट स्विच में हम इसका यूज कर सकते हैं, एंड टर्मिनल टू देन द कैरिंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट पॉइंट टू बी फीड, जो नेक्स्ट पॉइंट में फीड कर सकता है। स्विच की बात किया जाए या लाइट फीड की बात किया जाए, जो राउंड सर्किट में होता है, एंड सीरीज ऑफ द लूप, राउंड सर्किट में पूरा हुआ और सीरीज में लूप में कनेक्ट होता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब क्या होगा, द फेज ऑफ कंडक्टर जो होता है वह लूप टू स्विच बोर्ड एंड बॉक्स टू न्यूट्रल लूप एंड स्विच बोर्ड, या लाइट में या फैन में इस तरह का कनेक्शन होता है, एंड देन शुड बी नेवर लूप्ड इन लाइट और फैन में। अब बोलता है कि क्या इसका विशेषता है, क्या इसका विशेषता नहीं है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है।
तो लूप इन मेथड का एडवांटेज बोलता है डज नॉट रिक्वायर्ड जॉइंट बॉक्स, यह जॉइंट बॉक्स में इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एंड सो मेनी इन सेव इन लूप, जो बहुत सारे लूप में सेव होता है। नो जॉइंट टू कंसीडर बिनीथ फ्लोर और या रूप स्पेस में इसका यूज नहीं करते, फ्लोर में छत पर या रूप पे सारे जगह, नीचे जमीन पर या छत पर यूज स्पेस में नो ज्वाइंट नहीं होता है। एंड फॉल्ट लोकेशन इज मेड इजी, जो फॉल्ट लोकेशन उसको इजी बनाना। एंड पॉइंट आर मेड ओनली टू आउटलेट सो दे आर एक्सेसिबिलिटी। डिसएडवांटेज में बात होगी तो लेंथ ऑफ जो वायर होता है या केबल होता है वह ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। एंड वोल्टेज ड्रॉप एंड कॉपर लॉस जो होता है वह ज़्यादा होता है। और लूपिंग जो स्विच की बात करें, जो स्विच लूप होता है वो लैंप या होल्डर में यूजली डिफिकल्ट हो जाता है। टाइप की बात करें तो क्लीट वायरिंग, वुडन वायरिंग, सीटीएसी, लीड या कंड्यूट वायरिंग सारे टाइप हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का। व्हाट इज द क्लीट वायरिंग? क्लीट वायरिंग क्या होता है? जैसे आप देखिएगा कि जो दीवार पर एक ठोकना क्लीट वायरिंग कहलाता है। जैसे आप क्या करें, बीट लेते हैं, बीट से पूरा तार पे ठोकते हैं, वह प्लास्टिक का तार कांटी में प्लास्टिक में कांटी लगा रहता है, इसको हम ठोकते हैं, इस तरह का शेप का होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस कोना पे पीट पीट देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पीट रहे हैं, छोटा छोटा एक वायर होता है उससे पीट के बनाते हैं। तो बोलता था सिस्टम ऑफ वायरिंग कंपेयर VIR या PVC इंस्टॉलेशन होता है जो ब्रीड या कॉम्पोनेंट सेलिंग में या क्लिट प्लास्टिक में होता है। क्लिट वायरिंग जो होता है इसको हम टेम्प्रोरी वायरिंग कहते हैं। क्लिट वायरिंग को हम टेम्प्रोरी वायरिंग कहते हैं जो हमारे डोमेस्टिक में यूज करते हैं। एंड क्लिट वायरिंग यूज टू ओवर नाउ डे, अब धीरे धीरे यूज इसका कम हो गया है, अब दूर हो गया, मतलब कम से कभी कहीं अब लोग करते भी होंगे। घर में तार है, तार को वायरिंग करने में क्लिट वायरिंग का आप यूज करते होंगे। दो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ को देखते हैं। एडवांटेज का यह होगा कि सिंपल भी होता है और चीप वायरिंग सिस्टम होता है। सिंपल कैसे होता है, तार आया उसमें लगा दिए ठोक दिए हो गया सिंपल। चीप यानी कितना 20-40 रुपया 50 रुपया का पूरा मिल जाएगा आपको, तो आराम से ठोक ठोक के हम कर सकते हैं। मोस्ट सुटेबल फॉर टेम्प्रोरी या टेम्प्रोरी यूज होता है, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं यूज। ठीक है, बिल्डिंग या आर्मी कैंपिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इन केबल वायर क्लीट वायरिंग सिस्टम इज ओपन एयर में इसका यूज होता है। एंड देयर फॉर फॉल्ट ऑफ केबल सीन डीपली इजिली, आराम से कर सकते हैं, बाहर बाहर है उसको ठोक ठोक के सही कर दिया, अपने से भी मार दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब तो इतना भी आप कर जरूर सकते होंगे। क्लीट वायरिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन इजी एंड सिंपल, बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है। एंड कस्टमाइजेशन, आराम से कस्टमाइज, आज मन है कि हम यहाँ रखें, आज मन है कि इस तार को इधर कर दें, आराम से कबाड़िए, दूसरा जगह सेट करके ठोक दीजिए, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन डिसएडवांटेज हो सकता है, अपीयरेंस इसका गुड सही नहीं होता है, क्लीट वायरिंग जो है परमानेंट नहीं होता है, और सेग अकर आफ्टर समथिंग द यूज। देखिए सेग समझ गए होंगे, झुका हुआ, तो कुछ कभी बहुत दिन बाद इसमें सेग आ सकता है, यानी झुक सकता है। ठीक है, एंड वायरिंग सिस्टम केबल या वायरिंग ओपन एयर, देयर फॉर वायल स्टीम ह्यूमिडिटी सारे के कारण, जैसे अब बाहरी खुली क्षेत्र में तो वहाँ पर वायल भी आ गया। ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया, एयर घुस गया, उसमें जंक लग गया, कुछ भी हो सकता है, उसमें तो डैमेज हो सकता है, उस सब कोई परेशानी नहीं, खुला है, रिस्क ऑफ फायर हो सकता है, वियर हो सकता है, टीयर हो सकता है। एंड इसका जो होता है 250 से 440 वोल्ट होता है, जो लो टेम्परेचर में इसका यूज हम करते हैं। केसिंग या कैपिंग वायरिंग, केसिंग और कैपिंग वायरिंग एक कवर टाइप का वायरिंग होता है जिसका हम क्या यूज करते हैं, फेमस वायरिंग होता है जो पास्ट में पहले था लेकिन अब नहीं है। इस कॉन्साइडर ऑब्सोल्यूट एंड नाउ डे, ऑब्सोल्यूट द डे अभी भी कॉन्साइडर इसको कर दिया जाता है, क्योंकि कंड्यूट एंड सीटेड वायरिंग सिस्टम, सीटेड वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में। एंड केबल यूज टू काइंड ऑफ वायरिंग वेयर आइदर VIR या PVC या एनी अदर अप्रूव्ड इंस्टॉलेशन केबल में इसको इंस्टॉलेशन करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। पहले यूज होता था लेकिन अब भी कंसाइडर किया जा रहा है। केबल जो होता है वह वुडन कास्टिंग डिस्क्लोजर का होता है एंड कास्टिंग मेड ऑफ स्टीप ऑफ वुड या स्टीप ऑफ वुड का बना होता है, जो पैरेलली होता है लेंथ ऑफ। घर में आप पुराना जो घर होगा उसमें देखे होंगे, एक जो है वुड होता है, उस पर है ना वायरिंग किया रहता है, ठोका रहता है, तो उसी को हम कास्टिंग या कैपिंग वायरिंग कहते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझिए कि इट इज़ चीप वायरिंग सिस्टम एंड कंपेयर टू सीटेड वायरिंग सिस्टम से बहुत ही सस्ता होता है। और स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वायरिंग सिस्टम होता है, मजबूती भी इसमें होता है। कस्टमाइजेशन इजिली डन पर वायरिंग सिस्टम का कस्टमाइजेशन भी आराम से कर सकते हैं। एंड फेज एंड न्यूट्रल वायरिंग इंस्टॉलेशन सेपरेट स्लॉट
एंड रिपेयर इजी, इसको आराम से रिपेयर भी कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टाइम में फील्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिंग ऑफ कास्टिंग, कैपिंग कास्टिंग में लॉन्ग ड्यूरेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इज स्टेक सेफ फ्रॉम वाइल स्टीम या स्मोक, इस सब चीज़ से यह सेफ भी रखता है। एंड नो रिस्क फॉर इलेक्ट्रिक शॉक का कोई भी रिस्क नहीं होगा वायरिंग केबल कास्टिंग केबल। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, हर चीज़ का एडवांटेज है, किसी डिसएडवांटेज, आपका भी कुछ एडवांटेज होगा कुछ डिसएडवांटेज होगा, ठीक है ना। उसी तरह से इसका भी है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो हानि क्या होगी, तो देयर इज द हाई रिस्क ऑफ फायर ऑफ कास्टिंग ऑफ केपिंग वायरिंग सिस्टम, वायर को फायर होने का ज़्यादा रिस्क है, जलने का, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर एसिडिटी एल्कली ह्यूमिडिटी, या एसिडिक एल्कली और ह्यूमिडिटी के लिए यह सुटेबल नहीं है। कॉस्टली रिपेयरिंग होता है एंड नीड मोर मटेरियल, इसमें ज़्यादा मटेरियल की यूज होती है। मटेरियल कैन बी फाउंड इजिली इन द कम कंट्रोम्पली, इसका मटेरियल का यूज हम इजिली और कंफर्टेबली करते हैं। बात करते हैं बेटेन वायरिंग। बेटेन वायरिंग ऐसा वायरिंग सिस्टम होता है जो ठोक ठोक के यहाँ पर वायरिंग सिस्टम यहाँ पर हो रही है, तो इस बेटेन वायरिंग सिस्टम या सिंगल या ड्रोबेल थ्री बेल किस तरह इस तरह का हम वायरिंग करते हैं, इसको हम बेटेन वायरिंग सिस्टम करते हैं। ये थ्योरी आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझ आइए कि इन्वर्टर जो 10 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए यह जो वायरिंग आप ठोक ठोक रहे हैं घर दीवार पे ना, इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने एक यहाँ ठोकाया तो 10 सेंटीमीटर बाद ही दूसरा ठोकाएगा, तीसरा भी 10 सेंटीमीटर बाद। मैंने इसका जो होना चाहिए स्ट्रेट थिक वुड एंड लीस्ट थिकनेस 10 mm का होना चाहिए। एंड केबल ऑफ फायरिंग एंड बुल्क एंड 10 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल, 15 सेंटीमीटर वर्टिकल होना चाहिए। यहाँ नहीं, हॉरिजेंटल कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर, वर्टिकल कर रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए। जैसे ये हॉरिजेंटल हो रहा है तो इसका कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और जब इस तरह का जब करेंगे तो हम 15 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझिए। एडवांटेज बोलता है कि वायरिंग सिस्टम सिंपल होता है, चीप होता है, प्रिपेयर्ड होता है, अच्छा होता है, रिपेयरिंग आसानी से हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, लॉन्ग लास्टिक हो सकता है, कस्टमाइजेशन भी आराम से कर सकते हैं, और लेस चांस ऑफ लीकेज करंट का चांस भी कम होता है। डिसएडवांटेज यही होगा, ह्यूमिडिटी, केमिकल इफेक्ट, सारे ओपन एरिया, जो चीज़ ओपन होगा वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगा, वहाँ पे केमिकल इफेक्ट हो सकता है, वहाँ ओपन कंडक्टर हो सकता है, रिस्क फायर का हो ही सकता है। सेफ तो हमारे लिए नहीं है, रिस्क डस्ट हीट स्टीम सारे चीज़ यहाँ पर आ सकते हैं। एंड हेवी वायर कैन बी यूज टू बेटेन वायरिंग सिस्टम, बेटेन वायरिंग सिस्टम में भारी मात्रा में वायर का यूज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लटक जाएगा। ओनली सुटेबल फॉर, अब देखिए समझिए, बेटेन वायरिंग का हम यूज जो है 250 वोल्ट से नीचे का जो भी सिस्टम होगा जहाँ पर वायरिंग होगा वहाँ पे हम बेटेन वायरिंग का यूज हम करेंगे, ठीक है। लीड सीटेड वायरिंग ऐसा वायरिंग है जो इम्प्लॉय करता है कंडक्टर को इंसुलेट विथ इन VIR के फॉर्म में, जो आउटर सीट या लीड एल्युमिनियम एलवाई कास्टिंग 95% ऑफ द लीड होता है। एंड मेटल सीट जो होता है प्रोटेक्शन करता है केबल को, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्शन होता है, मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक कॉलिजन से प्रोटेक्शन देने का मेटल का काम होता है। द होल लीड जो कन्वर्टिंग करता है इलेक्ट्रिकली कंट्यूस कनेक्टेड अर्थ से कनेक्ट होता है एंड इंटायर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोलास्टिक एक्शन, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सीटेड बिकॉज ए लीव एंड केबल वुडन बेटेन एंड फिक्स टू मीन एंड लिंक टू TRS वायरिंग। एक वुडन का यानी लकड़ी का तख्ता होता है जिसको ऊपर लगा देते हैं, उस पर ठोक देते हैं, ठीक है। लीड सीटेड वायरिंग होता है। एडवांटेज जो इंस्टॉलेशन का आसानी से हो सकता है, जो कॉस्टली होता है बहुत ही कम होता है, और गुड अपीयरेंस होता है, लाइफ इसका बहुत ही सेफ्टली होता है। डिसएडवांटेज में देयर इज नो सेफ्टी फॉर फायर, सेफ्टी ऑफ फायर के लिए डिसएडवांटेज नहीं होता है। एंड सुटेबल फॉर प्लेस एंड एक्सपोर्ट सन एंड रेन, अप्लायंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन में और लाइटिंग पर्पस में, ऑल द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सारे जगह हम यूज कर सकते हैं। अर्थिंग का मतलब समझिए कि अर्थिंग जो आप कर रहे हैं, तो अर्थिंग का मतलब होता है डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच ए मेटलिक फ्रेम, जो होता है वो अर्थिंग कहलाता है। जो ग्राउंड से अर्थ के साथ कनेक्ट हो और ग्राउंडिंग के साथ कनेक्ट हो वो अर्थिंग कहलाता है। जिसमें जैसे मान लीजिए डन द कनेक्टिंग हुआ है, जिससे यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ पर लिव वायर जा रहा है, न्यूट्रल वायर जा रहा है, नीचे से कनेक्ट है, इसको हम फॉल्ट करंट कहते हैं। फॉल्ट करंट होता है ह्यूमन बॉडी से आ रहा है, तो यह जब से झटका लगने का काम कम पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रल में सारा चला जाता है। पर्पस ऑफ अर्थिंग, इक्विपमेंट ऑफ अर्थिंग समझिएगा, इक्विपमेंट अर्थिंग सर्व पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में इसका हम यूज करते हैं।
जो क्या करता है, इट पर्पस टू प्रिवेंट इक्विपमेंट डैमेज, इक्विपमेंट को डैमेज करने से बचाता है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक के रिस्क से बचाता है। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम लाइन कंडक्टर, जब लाइन कंडक्टर से करंट का फ्लो होगा अर्थ वायर में, तो आरसीडी विल ऑटोमेटिकली ओपन, आरसीडी जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है एंड सर्किट क्लीन एंड फोल्ट हो जाता है। देखिए टाइप ऑफ अर्थिंग, रोड अर्थिंग, स्टीप अर्थिंग, वायरिंग अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, सारे जो है टाइप ऑफ अर्थिंग होता है। बात क्या है रोड अर्थिंग, रोड में जो अर्थिंग होता है वह 12.5 mm डायमीटर होता है कॉपर का और 16 mm डायमीटर होता है सॉलिड का, स्टील का। स्टील रोड लेंथ ऑफ 2.5 mm, स्टील रोड का लेंथ नहीं होना चाहिए से कम एंड वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द अर्थ, और वर्टिकली रूप से डाउनवर्ड होगा अर्थ में। द सिस्टम चीप एंड सुटेबल एरिया फॉर द सॉइल या लॉसेस स्टैंड में होता है। स्टीप एंड वायरिंग अर्थिंग क्या होता है, द सिस्टम टू इम्प्लाई प्लेस सॉली एंड रॉकी बिकॉज जो एस आर ए या RRB स्टूबेशन वर्क डिफिकल्ट होता है। एंड GI स्टील जो होता है ग्राउंड हॉरिजेंटली होता है एंड मिनिमम डिप्थ जो होता है 0.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वायर स्टील जो है वह 15 mm से कम नहीं होना चाहिए। पाइप अर्थिंग में बात किया जाए तो पाइप अर्थिंग 38 mm डायमीटर और 2.5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए वर्टिकली में इलेक्ट्रिक रोड में। एंड द लेंथ ऑफ पाइप जो इलेक्ट्रोड होगा 2.5 मीटर होगा। पाइप इलेक्ट्रोड की बात करें तो बर्न वर्टिकली करता है। एंड इफ द हार्ड रॉक इंस्टलेटिंग एंड रोड नॉट मोर देन 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रोड, क्योंकि हार्ड रॉक होगा, ठीक है। एंड देन इंस्टॉलेशन रोड ऑफ नॉट, जो रॉक के क्षेत्र में जो है वहाँ पे इंस्टॉलेशन 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लेट क्या होता है, प्लेट अर्थिंग, दिस टाइप ऑफ अर्थिंग, तो कॉपर जो प्लेट जो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तीनों का मल्टीप्लाई, या GI प्लेट का डायमेंशन जो होगा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 6 mm यूज टू अर्थ इलेक्ट्रोड में यूज होता है। यानी इसका क्या होता है, हाइट, ब्रेथ और लेंथ, सारे चीज़ यहाँ पे LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपको बता दिए। ये जो पूरा टोटल वीडियो था यह संडे स्पेशल सेशन चलाया गया, जिसमें आपको पूरा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग जो आप लोगों को पढ़ना है वो सारा कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यह जो कंटेंट जो आपको मिलेगा 3:30 बजे शाम में अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है आप लोग को, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोग अटेंडेंस अपना मार्क्स कर लीजिएगा। अटेंडेंस कहाँ लगता है, लाइक के बटन से, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।